अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गैस पिछले एक हफ्ते से या आप कह सकते हैं ख़ास तौर पे 3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पूरे जिस्म में ख़ास तौर पे बैक साइड पे, कमर के नीचे, लेफ़्ट और राइट में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फ़ैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फ़रमाए और हमारे जिस्म से हर किस्म की बीमारियाँ, तकालीफ़ दूर फ़रमाए। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी ताबिश साहब की कहानी है और ये कहानी उस दौर की कहानी है जिस दौर में इनके चाचा अब्दुल्ला इंटीरियर सिंध के अंदर एक फैक्ट्री में जॉब किया करते थे। ये बताते इनके चाचा क्योंकि ईमानदार थे, तो जो फैक्ट्री का मालिक था उसको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हुआ कि ये एक नेक और ईमानदार आदमी है, तो क्यों ना इसको अपने साथ दूसरे शहर या दूसरे बंगलों में लेके जाया जाए। और फिर ऐसा ही होने लगा कि जो हमारे चाचा थे वो अक्सर इस फैक्ट्री मालिक के साथ कभी किसी शहर में, कभी दूसरे गांव में और इवन के कभी दूसरे मुल्क में भी सफ़र किया करते थे। इसी तरह चाचा बताते कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनका हाईवे के करीब एक होटल मौजूद था जो कि कहा जाता था कि गए वक्तों में आबाद था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो कुछ वजूहात की बिना पे इसको बंद कर दिया गया था। खैर चाचा बताते हैं कि जो मालिक था ये मुझे उस होटल लेके गया और इसने कहा कि हमें यहाँ पे 8 से 10 दिन रुकना होगा और उसके बाद फिर हम दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाएंगे। ये जो होटल था ये एक बहुत बड़ा होटल था, लेकिन अजीब बात ये थी कि इस होटल में इतना बड़ा होने के बावजूद ना ही कोई रुका हुआ था, ना ही कोई गार्ड मौजूद था। अल्लाह जाने क्या वजूहात थी कि इस होटल को, इस प्लॉट को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। खैर चाचू बताते हैं कि जो होटल मालिक था, जब हम उस होटल के अंदर मौजूद थे तो अक्सर हम लोगों को यानी मुझे और एक और मुलाजिम को यहाँ पे छोड़ के अपने किसी काम से बाहर निकल जाया करता था। फिर वो कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी ईशा के बाद वापस आता। तो इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा मालिक अपने साथ मेरा जो दूसरा पार्टनर था उसको लेके रवाना हो गया और मैं इस होटल के अंदर अकेला मौजूद था। मैंने सोचा कि ये जो होटल है, इस होटल के अंदर की तरफ यानी जो बैक साइड वाला एरिया है, क्यों ना वहाँ पे जाके देखा जाए और जानने की कोशिश की जाए कि ये जो होटल है ये आखिर बंद क्यों है। जाहिर सी बात है मालिक से पूछने की इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, तो अपने तौर पे मैंने ये जो बैक साइड वाला हिस्सा था इसको देखने का या एक्सप्लोर करने का फैसला किया। पहले मैं रूम या कॉरिडोर से निकलता हुआ एक दरवाजे के पास आया। उस दरवाजे को खोला तो सामने गैलरी नुमा हिस्सा मौजूद था और जब मैं उस गैलरी के पास आया तो वहाँ से मैंने देखा कि मज़ीद आगे की तरफ एक पुराना सा कुआं मौजूद है और उसके अतराफ में 3-4 बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं। लेकिन अजीब बात ये थी, ये जो कुआं था ये ना सिर्फ बैक साइड पे आखिर में मौजूद था और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेज़ों के दौर में शायद इस कुएं को इस्तेमाल किया जाता होगा। खैर जैसे ही मैंने यह दरवाज़ा खोला, जिस दरवाजे को खोलने के बाद मैं उस कुएं के पास जा सकता था, तो मुझे एक अजीब सी ठंडक का सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ही मैंने उस हिस्से में पाँव रखा है जहाँ पे कुआं मौजूद है, तो देखते ही देखते न सिर्फ सर्दी बढ़ती चली जा रही है, बल्कि आगे बढ़ते बढ़ते मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। कभी ऐसा लगता कि बहुत सारे लोग एक साथ बातें कर रहे हैं, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई औरत है जो कि मुसलसल गुनगुना रही है, या फिर शायद यहाँ पे कोई मौसीकी का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि बावजूद इसके मैं इधर उधर देख रहा था, मुझे ना ही कुछ दिखाई दे रहा था, ना ही इस तरह का कोई प्रोग्राम मेरे सामने जारी और सारी था। बस आवाज़ें थी जो मुसलसल मुझे यहाँ पे किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाते जा रही थी। खैर इसी दौरानी में जब मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि कुएं के राइट साइड पे जो रास्ता मौजूद है, जो कि शायद एक पतली गली नुमा रास्ता था,
वहाँ से किसी ने आहिस्ता आहिस्ता इस कुएं की तरफ बढ़ना शुरू किया है। आप यकीन करें कि मैं मुसलसल उस तरफ गौर कर रहा था जहाँ से मुझे किसी के आने का एहसास हो रहा था, या मुझे लग रहा था किसी ने वहाँ से इस तरफ चलना शुरू किया है। तो इसी दौरानिए में मेरे कानों में बाकायदा किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। हैरान कुन बात ये थी कि ये जो आवाज़ थी बड़ी महसूर कुन थी, लेकिन जो अल्फाज थे, जो बोल थे, ये जो भी शायरी थी, ये कम अज़ कम मेरी समझ से बाहर थी। जितनी भी ज़बानें मुझे आया करती थी, ये ज़बान उन ज़बानों के अलावा ज़बान थी, वरना शायद मैं इस पोइट्री को या इस गुनगुनाने को समझ पाता। खैर, इसी दौरानिए में जबकि बहुत सारे सवालात मेरे जहन के अंदर मौजूद थे, मैंने देखा कि एक औरत एकदम से मेरे सामने उस कुएं की तरफ बढ़ती चली जा रही है। उसका जो हुलिया था उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कदीमी कोई लिबास है या फिर कोई शाही लिबास है जो उस औरत ने ज़ेबतन कर रखा था, और कुछ अजीब से अंदाज में अपने दुपट्टे या पल्लू को ज़मीन पे घसीटते हुए वो आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी तो उसके कदमों के निशान ज़मीन पे जो मिट्टी मौजूद थी उस पे नुमाया दिखाई दे रहे थे। अजीब बात ये थी कि वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसको देख के ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पाँव पीछे की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। खैर, कुछ देर बाद जब मेरे दिमाग ने काम किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो औरत है शायद इसके पाँव उल्टे पाँव हैं, जिसकी वजह से इसके पाँव के निशानात हमें इस तरह से महसूस हो रहे हैं। खैर, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मामला इतना नॉर्मल, इतना सादा नहीं है जितना मुझे दिखाई दे रहा है। लिहाजा मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे की तरफ पलटना शुरू हो गया। अब जैसे जैसे मैं पीछे पलट रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था उस औरत ने गुनगुनाते हुए हंसना शुरू कर दिया है। बाकायदा वो मेरी बात पे या मेरे मुड़ने पे मुस्कुरा के या हंस के मुझे रिस्पॉन्स कर रही थी। खैर, देखते ही देखते मुझे अब महसूस होना शुरू हुआ जैसे उस औरत ने कुएं के बजाय मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। खैर, जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ तो मैंने भाग के बाहर की तरफ या उस तरफ जाना बेहतर समझा जहाँ से मैं अभी इधर अंदर दाखिल हुआ था। खैर, जब मैं भागता हुआ जैसे तैसे होटल के रिसेप्शन पे या कमरे से निकल के बाहर की तरफ आया तो इत्तेफाक से जो हमारा मालिक था वो सामने मौजूद था और वो पूछ रहा था कि सब खैरियत तो है। खैर, मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक औरत को पीछे की तरफ देखा है। तो वो कहने लगा कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम्हारा वहाँ पे जाना बिल्कुल ठीक नहीं था। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि पीछे की तरफ या उस तरफ नहीं जाना। खैर, जब हम यहाँ से रवाना हुए तो मेरे मालिक ने मुझे बताया कि इस होटल को बंद करने की वजह सिर्फ यही थी कि अक्सर यहाँ पे इस तरह की औरत दिखाई दिया करती थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। काशी भाई बताते हैं कि जो कहानी थी ये 2009-2010 की कहानी थी, और इनको अच्छी तरह याद है कि रानीपुर से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 70-80 किलोमीटर के फासले पे इनका एक छोटा सा गांव मौजूद था। तो अक्सर ऐसा होता था कि इनको पानी वगैरह देने के लिए या किसी भी वजह से फसलों में, खेतों में रात के औकात में जाना पड़ता था। ये बताते हैं कि हमारे गाँव से या हमारे घर से जहाँ पे हमारे खेत मौजूद थे, ये जो रास्ता था मुश्किल से 35 या 40 मिनट का रास्ता था। लेकिन जब हम इस रास्ते से गुजरा करते थे तो इस रास्ते के दरमियान में लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा कब्रिस्तान मौजूद था। आप छोटा सा कब्रिस्तान इसलिए कह सकते हैं कि ये जो जगह थी यहाँ पे अक्सर जो गांव वाले थे या एतराफ़ के गांव वाले थे वो अपने मरहूमीन की तदफीन कर दिया करते थे। अगर आप इस कब्रिस्तान से थोड़ा मज़ीद आगे जाएं तो वहाँ पे एक पुराना सरकारी स्कूल मौजूद था, और ये ऑपरेटिव तो नहीं था, लेकिन कहा जाता था कि गए वक्तों में या अंग्रेज़ दौर में यहाँ पे तालीमात दी जाती थी। खैर, इत्तफाक से ऐसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था।
इत्तेफाक से मुझे खेतों के अंदर भेजा गया था। मैं खेतों के अंदर मौजूद था, जो भी मेरा काम था उसको मुकम्मल कर रहा था कि काम करते करते मुझे एकदम से अपने पेट में दर्द का एहसास होने लगा। अब जब मुझे पेट में दर्द महसूस हुआ तो ये जो दर्द था ये इस कदर शदीद दर्द था कि ऐसा लग रहा था टाइम गुजरने के साथ साथ ये जो दर्द है बढ़ता चला जा रहा है। पहले मैंने अपने तौर पे इधर उधर होने की या अपने पेट को मूव करने की कोशिश की, लेकिन जब मेरे अपने तौर पे कोशिश करने पे ये जो दर्द था ये कम नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब मुझे वापस अपने घर जाना होगा। वहाँ जाके अपने गांव के अंदर जो भी हकीम वगैरह मौजूद है उनसे दवा लेनी होगी। अच्छी बात यह थी कि उस दौर में भी हमारे गांव के अंदर जो एक हकीम साहब मौजूद थे, अगर आप रात के औकात में भी उनको अप्रोच करें तो वो आपको एंटरटेन किया करते थे। खैर, मैं इसी इरादे से जब अपने खेतों में से अपने गांव की तरफ रवाना हुआ तो पहले जाते हुए रास्ते में वो सरकारी स्कूल आना था और उसको क्रॉस करने के बाद ये जो कब्रिस्तान वाला हिस्सा था ये शुरू होना था। जैसे ही इत्तेफाक से ये जो गवर्नमेंट स्कूल मौजूद था जो कि गए वक्तों में यहाँ पे ऑपरेटिव था, मैं इस स्कूल के सामने की तरफ पहुँचा तो ये जो स्कूल था, एक तो इसकी जो बिल्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग थी और जहाँ तक इस बिल्डिंग के रंग का ताल्लुक है तो इसके ऊपर पीला कलर किया हुआ था। इसके अतराफ में बेतहाशा दरख्त ही दरख्त मौजूद थे और इस स्कूल का जो गेट था वो इस कदर टूटा हुआ था कि स्कूल के अंदर की तरफ का जो हिस्सा है वो सामने से गुजरते हुए बआसानी देखा जा सकता था। तो वैसे ही चलते चलते जब मेरी नज़र उस दरवाजे के जरिए उस स्कूल के अंदर की तरफ पड़ी तो मुझे हल्की हल्की सी रोशनी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर की तरफ मौजूद है और जो भी अंदर की तरफ मौजूद है या तो उसके हाथ में कोई चिराग है या फिर उसने लालटेन उठा रखी है। ये जो रोशनी थी ये ना सिर्फ स्कूल के अंदर सहन की तरफ मौजूद थी, बल्कि ये जो रोशनी थी इसकी हल्की हल्की सी किरणें या रोशनी बाहर की तरफ भी नजर आ रही थी। अब जब मुझे इतनी रात में स्कूल के अंदर, जो कि सालों से अबंडन स्कूल था, किसी के होने का एहसास हुआ तो मैंने सोचा कि मैं अंदर नज़र मार लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव के जो अबाश लड़के हैं या फिर कोई उल्टा सीधा काम कर रहे हो। अब इसी इरादे से जैसे जैसे मैंने उस स्कूल के गेट की तरफ बढ़ना शुरू किया वैसे ही मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, न सिर्फ सर्दी में इजाफा हो रहा है बल्कि एक अजीब सी कपकपी सी है जो मेरे ऊपर मुसलसल तारी है। खैर, जब मैं उस तरफ गया और मैंने गेट के जरिए अंदर की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि तकरीबन 4 या 5 औरतें जिनके हुलिये एक जैसे हैं, जिन्होंने तकरीबन एक जैसा लिबास पहन रखा है, इन तमाम औरतों के मुंह के आगे ऐसा लग रहा था जैसे न सिर्फ घूंघट पड़ा हुआ है बल्कि ये तमाम की तमाम औरतें एक खास दरख्त के आगे मुसलसल गोल गोल चक्कर लगा रही हैं, जैसे कोई रिचुअल्स परफॉर्म कर रही हों। और अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो औरतें उस दरख्त के अतराफ में चक्कर लगा रही थी वैसे वैसे वो अपने मुंह से कुछ बोल रही थी। कुछ अजीब सी ज़बान थी जो कि ना ही उर्दू थी, ना ही इंग्लिश थी, ना ही हिंदी थी और ना ही सिंधी थी। बहरहाल कुछ अजीब सी आवाज़ में कोई मंत्र पढ़ रही थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू या इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। अजीब बात यह थी कि ये जो रोशनी थी, इस रोशनी में इनका पूरा जिस्म, इनका वजूद वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा था। इसी दौरानी में जब मेरी नज़र नीचे की तरफ पड़ी और मैंने उनके पैरों की तरफ देखना शुरू किया तो हैरान कुन बात यह थी, ये जितनी भी औरतें थीं जो कि उस दरख्त के एतराफ़ में चक्कर लगा रही थीं, इन तमाम औरतों के जो पाँव थे वो ना सिर्फ ज़मीन से ऊंचे थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि एक लम्हे के लिए ये सारी की सारी औरतें हवा में लेविटेट कर रही हैं। कुछ अजीब तरीके से टेढ़े होके इनके जो पाँव थे ज़मीन से आप कह सकते हैं कि आधे फीट के ऊपर मौजूद थे और मुसलसल ये लोग हवा में गोल गोल चक्कर लगा रही थी। अब जब मैंने ये मंजर देखा और इस तरह से इन तमाम औरतों को हवा के अंदर मौलिक देखा तो आप यकीन करें कि मेरे अंदर इस कदर खौफ बढ़ चुका था कि मेरा पीछे हटना भी तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। बहरहाल जैसे तैसे जब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हुआ और मैंने मज़ीद आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया तो जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था वैसे मुझे एहसास हो रहा था मुसलसल किसी ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है। मुसलसल मुझे किसी की मुझे फॉलो करने की आवाज़ आ रही थी
और बाकायदा ऐसा लग रहा था जो भी मुझे फॉलो कर रहा है वो बाकायदा ज़मीन के ऊपर पाँव रख रहा है। अगर आप उन औरतों की बात करें, उनके जो पाँव थे वो ज़मीन से ऊपर थे, लेकिन जो भी मुझे फॉलो कर रहा था वो बाकायदा ज़मीन के ऊपर पाँव रख रहा था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी रफ्तार को बढ़ाता जा रहा था और मेरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है इसके बाद ये जो कब्रिस्तान वाला एरिया है उसको भी क्रॉस करूं और खैरियत से अपने घर पहुंच सकूं। अब जैसे ही मैंने यह हिस्सा क्रॉस किया और यह हिस्सा क्रॉस करने के बाद जब मैं उस जगह आया जहाँ पे वो कब्रिस्तान वाला हिस्सा मौजूद था, तो मुझे दूर से ही ऐसा लगा कि कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जो भी वहाँ पे बैठा हुआ था, इन तमाम लोगों ने कुछ सफ़ेद टाइप के लिबास पहन रखे थे और ऐसा लग रहा था जैसे जितने भी लोग हैं सारे के सारे लाइन से उस दीवार के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे ही मैं मज़ीद आगे गया तो मेरे आगे बढ़ने पे मुझे एहसास हुआ कि जैसे बहुत सारी औरतें हैं जो इस दीवार के ऊपर बैठी हुई हैं, और वैसे ही जैसे कि औरतें मुझे पीछे नजर आई थीं, इन तमाम औरतों के चेहरों के आगे नकाब पड़ा हुआ है। ये वैसे ही कुछ पढ़ रही थी, कुछ परफॉर्म कर रही थी और कुछ अजीब सी ज़बान में बोलती चली जा रही थी। आप यकीन करें कि यहाँ से मेरे घर का जो रास्ता था वो मेरे ख्याल में 10 या 15 मिनट का मज़ीद बाकी था, लेकिन ऐसा लग रहा था ये जो सफ़र है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, जब मैंने इन औरतों को देखा तो मैंने अपने दिल ही दिल में कुरान आयत की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही मैं कुरान आयत को दिल ही दिल में पढ़ रहा था वैसे वैसे ऐसा लग रहा था ये तमाम औरतें इन औरतों के चेहरों के ऊपर से जो भी नकाब थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके हटना शुरू हो चुके हैं। जैसे जैसे इन औरतों के चेहरों से नकाब हट रहे थे और इन औरतों के चेहरे मेरे सामने आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था ये तमाम की तमाम जो औरतें हैं, इन तमाम औरतों के चेहरे बाकायदा जले हुए हैं और इन औरतों के चेहरों के साथ साथ इनकी जो गर्दन वाला हिस्सा है उन गर्दनों पे कोई मंगलसूत्र या इस तरह की चीज़ मौजूद है। कोई इस तरह का लॉकेट था, कोई इस तरह की चीज़ थी जो तमाम औरतों ने एक जैसी पहन रखी थी, जैसे कि वो तमाम की तमाम औरतें शादीशुदा हों। खैर, यकीन करें कि जब तक मैं इस कब्रिस्तान के सामने से नहीं गुजरा तो मैंने अपने तौर पे ज़ोर ज़ोर से जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। मैंने बाकायदा भागना शुरू कर दिया था और जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं अपने घर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म के एक एक हिस्से में न सिर्फ दर्द हो रहा है बल्कि कुछ अजीब तरीके से सर्दी का एहसास हो रहा था। खैर, जो मेरे पेरेंट्स थे, ख़ास तौर पे जो मेरे दादा थे, उनको मुझे देखते ही अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा सामना कुछ उस तरह की मखलूक़ात से हुआ है। इन मखलूक़ात से बचने का हुक्म दिया जाता है। मेरे दादा ने पूरी रात मेरे ऊपर दम दुरूद किया, तब कहीं जाके जब सुबह हुई तो मेरी जो हालत थी वो कदरे बेहतर हुई। इस वाक़े के बाद से मैंने कोशिश शुरू कर दी थी, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद या रात के औकात में खेतों की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ और जहाँ पे वो गवर्नमेंट स्कूल मौजूद है उस तरफ जाने से परहेज़ करूँ।